हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में पृष्ठ संख्या 4 तक इस अध्याय को समझा था। अब हम आगे के पृष्ठों को समझेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर लिंक ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। बच्चों, जैसा कि हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इसमें पृथ्वी के बारे में जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके दिमाग में, मस्तिष्क में अलग अलग नए नए प्रश्न आ रहे होंगे। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ एक प्रश्न लिखा है, इसे पढ़ते हैं। हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? जरा सोचिएगा इसके बारे में है, और इसे हम डिस्कस करेंगे प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, गति मतलब कैसे मूवमेंट करती हैं, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान ना दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे। बच्चों, ऐसा होता होगा ना कि लिखते लिखते विद्यालय में या घर पर कॉपी पे आप लिख रहे हैं, आपके पेन ने चलना बंद कर दिया। आप ये सोचेंगे कि स्याही खत्म हो गई होगी, लेकिन स्याही एक बार आप पेन को खोलकर रिफिल निकालकर चेक करते होंगे ना कि इसमें स्याही है या खत्म हो गई। देखिए इस चित्र में, यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1। आइए सोचें और लिखें। बच्चों, ये एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में क्या होता है, आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है, जिसमें हम कुछ भी क्रियाएं कर कर सीखते हैं। इन्हें ही हम क्रियाकलाप कहते हैं। तो देखते हैं इस क्रियाकलाप में क्या है। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। कभी किसी समस्या को हल करने का प्रयास किया है? यदि किया है तो उसके बारे में आप लिखिए। आपने किन चरणों का पालन किया? आपने उस समस्या को हल करने के लिए क्या क्या किया? आप उसे लिखिए। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं? चरण यानी स्टेप्स, जिनका हम अनुपालन करते हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है, यानी जो हमें अच्छा लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं, यानी कि उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इन अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं।
जैसे कि बच्चों, लिखते समय आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया था, तो आपने एक अनुमान लगाया कि शायद रिफिल खत्म हो गई होगी, स्याही खत्म हो गई होगी। इसके बाद आपने अपने उत्तर की जांच करने के लिए अपने पेन को खोल के देखा। चलिए, अगर स्याही खत्म हो गई तो ठीक है, यदि स्याही खत्म नहीं हुई है और तब भी पेन लिख नहीं रहा है, तो मतलब कि आप दूसरा अनुमान लगाएँगे कि स्याही सूख गई होगी। उसका सत्यापन करने के लिए आप 1-2 बार और उसको रगड़-रगड़ के लिखेंगे या उसमें फूँक मारेंगे। ऐसे ही होता है ना? तो ये सब चरण हैं, स्टेप्स हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास या देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। जब आपने पेन को खोल के सब विश्लेषण किया, सब आपने अवलोकन किया, तो यही था आपका विश्लेषण, जिससे कि आपने जो सोचा, जो आपके प्रश्न का जो आपको उत्तर प्राप्त हुआ, वो सही है या नहीं, ये आपने देखा। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढते अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो जाता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? देखो बच्चों, यहाँ ये समझाया जा रहा है कि जो भी किसी भी समस्या को या फिर कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके उसे जानने का प्रयास करता है, तो वह एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। घर पर ही देख लीजिए, जो भोजन पका रहा है, अगर कुकर में सीटी लगी तो ये देखिए दाल बाहर आ गई। तो वह ये एक अनुमान लगाएगा कि हो सकता है दाल में पानी ज़्यादा हो, तभी जो है कुकर में से दाल बाहर आ गई। और जब वो कुकर ठंडा होने के बाद खोल के देखता है और पानी बराबर है उसमें, तो यह अनुमान लगाता है हो सकता है सीटी खराब हो सकता है रबड़ खराब हो। ठीक है? साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये साइकिल बनाने वाला है। अब ये साइकिल के पहिए के अंदर ये ट्यूब होती है जिसके अंदर की हवा भरी जाती है। अब यह क्या कर रहा है? आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अब ये देख रहा है कि इस ट्यूब में कहाँ पर छेद है या होल है जिससे कि हवा निकल रही है। अब वो इसका अनुमान कैसे लगाएगा, इसका पता कैसे लगाएगा? इसे ये पानी में डुबा-डुबा के देख रहा है। जहाँ से भी हवा लीक कर रही होगी, निकल रही होगी, वहाँ से बुलबुले उठेंगे और उसे ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर ट्यूब में छेद है और उसे उसे ठीक करना है। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति ये ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। आपके घर में कभी लाइट फ्यूज होती है या घर में कोई भी बिजली बनाने वाला, विद्युत बनाने वाला आता है तो उसको देखता है कि वो क्यों नहीं जल रही है। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है, वो ये देखता होगा। जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर पूछने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। समझे बच्चों? चलिए अब अगला क्रियाकलाप 1.2 करते हैं। आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। अब आप पूरे दिन भर में आप एक ऐसी परिस्थिति देखिए जिसमें कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण कर रहा हो। ठीक है? जैसा कि आपने ऊपर के कई उदाहरणों में जाना और समझा, इसी प्रकार से आपको देखना है। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं, जहां हम जाने-अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं? करते हैं होंगे आप। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं, जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है, यानी जरूरी है। जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा, अवलोकन यानी कि ध्यानपूर्वक देखना आसपास। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए, याद रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं
जिन्हें खोजना अभी शेष है। चलिए अगला क्रियाकलाप करते हैं 1.3। आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? मान लीजिए बच्चों, आपके सामने कोई समस्या आई या फिर आपने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, या कोई ऐसी घटना हुई जो पहली बार आप देख रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे, ये आपको लिखना है। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, लिखने का प्रयास करिए। आप किस प्रकार खोजेंगे? किसी से पूछकर, देखकर, अवलोकन करके, किस तरीके से? वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े-बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं, तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये कम से कम 6 बच्चे हैं जो आपस में मिलकर किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। तो यानी ये टीम वर्क कर रहे हैं, ये एक ग्रुप में, एक समूह में कार्य कर रहे हैं। बच्चों, आप भी अपने विद्यालय में समूह में कार्य करते होंगे, जिसमें कि मिलकर कार्य करने में काफ़ी आनंद आता है और समस्या का समाधान भी जल्दी ही मिलता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता ना करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं, अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या देख रहे हैं आप? ये वर्षा ऋतु है और ये 6 बच्चे इस वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं। ज़रूर ये कुछ जानना चाह रहे हैं कि ये बारिश की बूंदें कहाँ से आ रही हैं, कैसे गिर रही हैं, धरती पे गिरने के बाद ये कहाँ सूख जाती हैं। ये सभी प्रश्न हो सकता है इनके दिमाग में भी आ रहे हों। चलिए इस प्रश्न को देखें। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, ये ज़रूरी नहीं है। आप बुद्धिमान हैं और आप में जानने की इच्छा भी है। तो कभी भी कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, तो अपने आस-पास, अपने अध्यापकों, अपने माता-पिता से प्रश्न कीजिए, निसंकोच कीजिए। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? बताइए, तैयार हैं? जी हाँ, आइए इसे आरंभ करें। तो बच्चों, पृष्ठ 8 तक यानी कि ये अध्याय आगे का हमने अच्छे से समझ लिया है और हमारा अध्याय 1 समाप्त हो गया है। तो अब आप इसे अच्छे से समझिए। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर समझेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिज्ञासु प्रवृत्ति बनाए रखिए और प्रश्न ज़रूर पूछिए। गुड बाय एवरीवन।